नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज हाजिर हूँ आपके सामने एक ऐसे टॉपिक को लेकर के जिसके बहुत से सवाल मेरे सामने आते हैं, बहुत लोग पूछते हैं, और वो है आपकी वसीयत को लेकर के, आपकी विल को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है और आपको ऐसा लगता है कि आपके देहांत के बाद आपके लीगल हेयर्स, आपके जो फैमिली में सर्वाइविंग मेंबर्स हैं, उनमें आपस में झगड़ा हो सकता है, आपस का प्रेम खत्म हो सकता है, आपस के मतभेद बढ़ सकते हैं, तो ऐसे में जो सही तरीका होता है कि एक व्यक्ति अपनी विल बना करके जाता है ताकि उसकी मृत्यु के बाद ये मतभेद फैमिली में ना रह जाएं। लेकिन विल को लेकर के बहुत से सवाल हैं, बहुत से क्वेश्चंस हैं लोगों के मन में, और वो क्वेश्चंस अक्सर मेरे पास आते रहते हैं जिसकी आज क्लैरिफिकेशन मैं देने वाली हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के यूजफुल वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो अपलोड का अपडेट आप तक पहुंच सके, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, बात करते हैं कि विल बनानी कब चाहिए या कैसे चाहिए, एक विल के बाद हम दूसरी विल बना सकते हैं कि नहीं, इसका रजिस्ट्रेशन इम्पॉर्टेंट है कि नहीं। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के सवाल पे आते हैं कि क्या विल रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। तो नहीं दोस्तों, विल रजिस्टर्ड होना बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। एज पर लॉ आपकी विल अगर अनरजिस्टर्ड भी है तो वो उतनी ही वैल्यूएबल है, उतनी ही वैलिड है जितनी कि एक रजिस्टर्ड विल है। इसके अलावा अगर आपकी विल केवल एक सफ़ेद कागज़ पे, सादे कागज़ पे बनी हुई है, ना वो नोटरी अटेस्टेड है, ना वो रजिस्टर्ड है, लेकिन केवल एक व्यक्ति ने अपने हाथ से विल लिख दी है और उस पर 2 विटनेसेस के साइन करा लिए और खुद के साइन कर दिए हैं, तो वो भी विल उतनी ही वैलिड है जितनी कि एक सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड करवाई हुई विल की वैलिडिटी होती है। ये इसलिए है दोस्तों कि कानून भी ये समझता है कि अगर कोई व्यक्ति मर रहा है, उसकी चंद सांसें बची हुई हैं और तब वो डिसाइड करता है कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को देनी है, तो ऐसे में उसके पास इतना समय नहीं होता, इतनी ज़िंदगी ही नहीं बची होती कि वो दौड़ के सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाए, या सब रजिस्ट्रार ऑफिस अगर बंद है तो उसके खुलने की वेट करे अपनी विल रजिस्टर्ड करवाने के लिए, या वो नोटरी पब्लिक के पास जाके उसे अटेस्ट करवा सके। तो ऐसे में अगर वो सफ़ेद कागज़ पे विल बना के उस पर साइन कर देता है या अंगूठा लगा देता है और उसको 2 विटनेसेस साइन कर देते हैं, तो वो उतनी ही मान्य होती है जितनी कि एक रजिस्टर्ड विल मान्य है। इसके अलावा अगर वो खुद भी लिखने की हालत में नहीं है और उसकी तरफ से किसी और ने वो विल लिखी है पर उसको पढ़ के समझा दिया गया है और वो ये कहता है कि मैंने पूरी विल जो है सुन ली है और मुझे ठीक से समझ आ गई है और मैं इस पे अपना कंसेंट देता हूँ, एग्री करता हूँ, और वो बदले में उस पर साइन करता है या अपना अंगूठा लगाता है, और 2 विटनेसेस जो हैं जिन्होंने इस पूरे प्रकरण को विटनेस किया है वो उस पर साइन कर देते हैं, 2 विटनेसेस, तो वो विल पूरी तरह से मान्य होती है। ऐसा कोई सब रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं है जो उस विल के बेसिस पे आगे ट्रांजैक्शन करने से या आगे कोई सेल डीड एग्जीक्यूट करने से मना कर सकता है। दूसरा पॉइंट दोस्तों कि विल कई बार बनाई जा सकती है कि नहीं, तो जी हाँ दोस्तों, विल आप ज़िंदगी में जितनी बार चाहे बना सकते हैं, सेम प्रॉपर्टी को लेकर के भी। जो आखिरी विल होती है सिर्फ वो मान्य होती है। तो कई लोग बोलते हैं कि उन्होंने पहले रजिस्टर्ड विल बनाई थी और जो ये बाद में विल आई है, जो उनकी मौत से चंद घंटे पहले या चंद दिनों पहले आई है, वो तो रजिस्टर्ड भी नहीं है, वो तो अनरजिस्टर्ड है या सादे कागज़ पे है। तो जो मान्य होगी वो रजिस्टर्ड विल होगी, अनरजिस्टर्ड विल कैसे मान्य हो सकती है। तो दोस्तों, विल का लॉ बहुत क्लियर है कि जो आखिरी विल होगी, जो सबसे लास्ट में जिस व्यक्ति ने बनाई है, सिर्फ वही मान्य होगी। रजिस्टर्ड का सिर्फ ये फ़ायदा है कि उसको प्रूव करना आसान होता है, अनरजिस्टर्ड विल को प्रूव करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो विल लास्ट में आएगी वही मान्य मानी जाएगी। यानी कि अगर रजिस्टर्ड विल पहले है और जो बाद में विल बनी है, अगर वो अनरजिस्टर्ड है या केवल सादे कागज़ पे बनी हुई है, नोटरी अटेस्टेड भी नहीं है, तो भी जो बाद में विल बनी है वही मान्य है और ऑटोमेटिकली उससे पहले उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी भी विल बनाई गई हैं वो सारी ऑटोमेटिकली कैंसल्ड मानी जाती हैं। यानी कि अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी है, पहले मैंने वो एक रजिस्टर्ड विल बनवाई अपने बेटे के नाम पे और वो प्रॉपर्टी अपने बेटे को दी, फिर थोड़े दिन बाद मुझे लगा कि नहीं, बेटे को नहीं, ये मेरी बेटी को मिलनी चाहिए, और मैंने एक दूसरी विल बना दी, वो भी रजिस्टर्ड बनाई और वो मैंने अपनी बेटी को प्रॉपर्टी दे दी।
फिर कुछ दिन बाद मुझे लगा कि नहीं, मेरा नौकर बहुत ख्याल रखता है, उसको ये प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, और मैंने एक नोटरी विल उस अपने अटेंडेंट के नाम पे बना दी। थोड़े दिन बाद मुझे लगता है कि नहीं, ये विल तो मुझे मंदिर को ये प्रॉपर्टी तो मुझे मंदिर को दान करनी चाहिए, और मैं जो अपनी विल बनाऊंगी किसी मंदिर के नाम पे बना के जाऊंगी। तो मेरी जो आखिरी विल होगी जो मंदिर के नाम पे होगी वही मान्य होगी, ना मेरे अटेंडेंट की विल, ना मेरे बेटे बेटी के नाम की रजिस्टर्ड विल मान्य होगी। लेकिन अगर मैं सादे कागज़ पे भी मंदिर के नाम की विल बना के गई हूँ, जिसको बहुत सारे विटनेसेस ने देखा है या 2 विटनेसेस ने भी देखा है और विटनेस किया है, तो वो विल मेरी मान्य मानी जाएगी। तो दूसरी बात, दूसरा पॉइंट दोस्तों क्लियर होता है कि सिर्फ लास्ट विल जो है वही वैलिड होती है, और पिछली विल चाहे कितनी ही स्ट्रॉन्ग हो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल्ड हो जाती हैं अगली विल के बनते ही। तीसरी बात दोस्तों, जो बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर विल एक डॉक्यूमेंट है और सिर्फ लास्ट डॉक्यूमेंट वही है, तो क्या वो एब्सोल्यूट टाइटल डॉक्यूमेंट बन सकता है? क्या उसके बेसिस पे मैं खुद को ओनर डिक्लेयर कर सकती हूँ, या आगे सेल करने में कोई परेशानी तो नहीं होगी, या बैंक लोन लेना है और मेरे को प्रॉपर्टी मॉर्गेज करनी है, तो क्या मैं विल के बेसिस पे उसे मॉर्गेज कर सकती हूँ? तो दोस्तों, विल जो है वो एक एब्सोल्यूट टाइटल डॉक्यूमेंट मॉर्गेज के हिसाब से बैंक्स में कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें हमेशा एक शक रहता है कि क्या यही आखिरी विल थी, कहीं इसके बाद कोई और विल तो नहीं बना दी गई है, कहीं कोई और लीगल हेयर ना आ जाए कि भाई पिताजी ने इसके नाम पे पहले विल की थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसके 2 महीने बाद मेरे नाम पे विल कर दी थी, तो एक्चुअली लास्ट विल उनकी वो उस व्यक्ति के नाम पे है, और इसलिए ये विल तो ऑटोमेटिकली कैंसल्ड हो गई थी। और उसी की वजह से जो बैंक्स हैं इस पे लोन देने से कतराते हैं, या फिर कोई व्यक्ति सिर्फ विल के बेसिस पे प्रॉपर्टी खरीदने से कतराता है। तो लास्ट विल को डिक्लेयर करने का दोस्तों जो तरीका है, सही तरीका जो है कि आपको कोर्ट में जाकर के, जो अप्रोप्रिएट कोर्ट ऑफ लॉ है, जनरली डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट से आपको प्रोबेट ऑर्डर लेना होता है अंडर इंडियन सक्सेशन एक्ट। आपको प्रोबेट केस फाइल करना होता है और उस पर प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी लगती है आपके प्रॉपर्टी वैल्यू के अकॉर्डिंग, एड वैलोरम फीस लगती है कोर्ट की, और आपको कोर्ट से प्रोबेट ऑर्डर लेना होता है विल के केस में, जहाँ पे कोर्ट सारे एहतियात बरतता है, हर लीगल हेयर को बुलाया जाता है, उनके नो ऑब्जेक्शंस लिए जाते हैं। अगर किसी लीगल हेयर का, मरने वाले के जो डिजीज्ड ओनर था प्रॉपर्टी का, अगर किसी लीगल हेयर का ऑब्जेक्शन आता है तो उसको सेटल किया जाता है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, एंड फाइनली डिसाइड किया जाता है कि वो जो विल है वही लास्ट विल है, वही वैलिड विल है, और उस विल के एवज में आपको प्रोबेट ऑर्डर दिया जाता है। तो एक बार प्रोबेट ऑर्डर आ जाने के बाद ये डिक्लेयर हो जाता है कि ये लास्ट विल है, यही वैलिड विल है, उसके बाद आपको प्रॉपर्टी बेचना ज़्यादा आसान हो जाता है या मॉर्गेज करना ज़्यादा आसान हो जाता है। उससे पहले तक हमेशा ये शंका, ये संशय बना रहता है कि क्या यही लास्ट विल थी या नहीं थी। तो प्रॉपर्टी खरीदने वालों से मेरी यहाँ पे गुजारिश रहेगी कि अगर विल के थ्रू आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो इस चीज़ का आपको बहुत ख्याल रखना है कि कोई लीगल हेयर्स का उसमें ऑब्जेक्शन ना हो। ऐसा ना हो कि जो मृतक है, जो प्रॉपर्टी ओनर था, जो जिसकी डेथ हो चुकी है, उसने इस विल के बाद कोई और विल किसी और रिलेटिव को या किसी रिश्तेदार को या किसी बच्चे को ना कर दी हो। तो इस चीज़ के लिए आपको कायदे से तो एटलीस्ट ब्लड रिलेशन में जितने लोग हैं उनके एनओसी ले लेने चाहिए, या उनको अपनी सेल डीड में कंफर्मिंग पार्टी बना करके बुला लेना चाहिए, ताकि किसी का ऑब्जेक्शन आने का स्कोप ना रह जाए, कम हो जाए, कम से कम कोई और आके उस विल के बेसिस पे ये ना क्लेम करे कि उसके बाद एक और विल उस व्यक्ति के नाम की बनी हुई है। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ख्याल रखना है। इसके अलावा भी आपके कोई सवाल हों विल से रिलेटेड, वसीयत से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं मेरे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब बखैर।